आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो बहुत दिनों बाद हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑलरेडी 477 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 478 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, आज करवाऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऑनलाइन जो क्लासेस का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को BF की अच्छे से तैयारी करनी है, थ्योरी क्लियर करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझने हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और अगर आपको मेरी स्टडीज़ करवाना अच्छा लग रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे वो बैचेस जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेज़ में हैं। एंड पेपर अभी डिले जा रहा है, अभी पेपर नहीं होगा, पेपर आफ्टर एडिशन ऑफ द पोस्ट ही होगा। सो अगर आपको रैंक चेज करना है, पक्की सीट लेनी है, बिकॉज देखो मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रही हूँ कि वैकेंसीज बल्क में आएंगी, उसके बाद जो वैकेंसीज है वो लेट आएंगी। कईयों के पास तो ये लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट चॉइस होगी कि हमें ये पेपर देना है, लास्ट अटेम्प्ट होगा। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्योरी बैच, MCQ बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और MCQ वाला बैच, एंड नोट्स बाय कर सकते हैं। 4 बैचेस हैं, मैंने कल ही वीडियो अपलोड की थी। सो पेपर अभी डिले है, सो इससे अच्छा आप अपनी GMCH की जो पोस्टें हैं वो भी निकलने वाली हैं नवंबर में, एंड साथ ही में PGI की कुछ पोस्टें निकलेंगी। सो उनके लिए प्रिपरेशन करने के लिए अभी से आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है, 10th सितंबर से है जो चारों बैच स्टार्ट होंगे। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। सो वहाँ से आप व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ आप मेरे से कंफर्मेशन लेके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन 10th सितंबर से जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। सो अभी आपके पास 3-4 डेज़ हैं। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है, जिसको रैंक चेंज करना है और उसका लास्ट अटेम्प्ट है, जिसको मेहनत करनी है, जिसको बोलते हैं, अगर किसी को मेहनत नहीं करनी, सो देखो मेहनत करके ही रैंक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मेरी और आपकी। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आके मेरे से कॉल या फिर मैसेज करके हर एक बैच की डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, और मैं इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्राइब भी कर दूंगी थोड़ा सा। सो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन बोल रहा है, 4 hours आफ्टर अ कास्ट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर अ फ्रैक्चर्ड ulna, the nurse says that the client fingers are pale and cool and capillary refill is delayed for 4 seconds. How should the nurse interrupt these findings? So एक पेशेंट है, 4 घंटे हो गए हैं उसकी कास्ट लगे हुए, उसकी जो अल्ना जो हमारी बोन है उसका फ्रैक्चर था, और नर्स जो है उसकी फिंगर्स असेस कर रही है, वो पेल और कूल है, और जो उसका कैपिलरी रीफिल टाइम है कितना होना चाहिए, लेस देन 2 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो है वो 4 सेकेंड पे डिले जा रहा है। तो नर्स ये फाइंडिंग से क्या इंटरप्ट करेगी, क्या समझेगी? Nerve impairment is developing in the finger. Arterial blood supply to the finger is decreased. Venous stasis is occurring in the finger. The finding is normal for this recovery period. सो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी की कास्ट लगती है सो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। कभी भी आप देखोगे अगर कूल एंड आपको फिंगर्स नम दिख रही हैं, टिंगलिंग है, इट मीन्स वहाँ पे ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम है, कोई नर्व पिंज्ड है, या फिर वहाँ पे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो है वो कम है। सो लिख भी लेना कॉपी में अगर आपको ऐसा कुछ आता है कि फिंगर्स किसी पेशेंट की नम है, कूल है देखने में। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर कूल है तो इट मीन्स ब्लड सप्लाई नहीं है वहाँ पे, और अगर वहाँ पे वार्मथनेस दिख रही है तो देयर इज़ अ क्लॉट फॉर्मेशन। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वार्मथनेस एंड कूलनेस। सो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज मत होना, दोनों का अलग अलग से याद रखना। सो डिलेड हो रहा है 4 सेकेंड, इट मीन्स आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जो फिंगर में है वो डिक्रीज है। नर्स ये इंटरप्ट करेगी इस फाइंडिंग से। So next question है, the nurse is developing a plan of care for a client who has a joint stiffness due to the rheumatoid arthritis. Which of the following intervention is most effective in relieving stiffness? So rheumatoid arthritis होता क्या है? इसमें क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो कि हमारे हैंड्स एंड फीट्स एंड जॉइंट को इफ़ेक्ट
करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, खुद के टिश्यूज़ को अटैक करता है और जॉइंट्स को भी। इसका सबसे बड़ा जो सबसे पहले साइन आता है दैट इज़ जॉइंट स्टिफनेस। जब भी वो अपने जॉइंट्स को मूव करेगा उसे अकड़न फील होगी, उसको बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होगी, स्टिफनेस फील होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट यही इसका सिम्टम होता है। सो ऐसी कौन सी इंटरवेंशन है जो कि इस स्टिफनेस को रिलीव करेगी? हमारे पास ऑप्शन है वार्म शावर before performing activities of daily living, aspirin after activities to decrease inflammation, 10 lb weight loss to limit stress on joint, cold compression to joints for 30 minutes to relieve stiffness. So देखो क्या होता है कि जो ये स्टिफनेस होती है ये इसलिए होती है बिकॉज जो इम्यून सिस्टम है वो खुद का ही जॉइंट्स जो है टिश्यू को निक्रॉस करता होता है, ठीक है। वहाँ पे जो ब्लड है वो स्टैसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। जो ब्लड है स्टिफनेस की वजह से स्टैस करता है, मतलब रुकने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाली जो फिंगर्स हैं, अगर आपने उनका देखा हुआ है कि वो कैसी दिखती है, जैसे कि ये नॉर्मल फिंगर है वो ऐसे करके दिखती है जो जॉइंट होता है फिंगर में, ठीक है। जो काफ़ी लोगों में तो ऐसे होता है कि इसको बॉडी सिस्टम, इसमें स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है, आईज भी, लंग्स भी, हार्ट्स भी, वैसल भी जो है क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। सो इसमें क्या होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको जब भी उसको स्टिफनेस फील हो, टू रिलीव दैट स्टिफनेस स्टैसिस, तो हम उसको वार्म शावर बिफोर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ डेली लिविंग देते हैं। उससे क्या होता है, वार्म से क्या होगा, कूल से क्या होती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब भी हम किसी को कूल अप्लाइंसेस देते हैं तो वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, वेजल्स जो हैं वो टाइट होती हैं। वार्म से क्या होती हैं, जो वेजल्स होती हैं वो खुलती हैं, डायलेशन होती है। उससे क्या होता है कि जो उसकी स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। सो डेली लिविंग के लिए हम उसे वार्म शावर देते हैं फॉर परफॉर्मिंग प्रॉपर एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। सो अगर आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रॉपरली समझने हैं तो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला मेरा जो सेकंड बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। कॉन्टैक्ट आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको थंबनेल पे भी दिख जाएगा और मैं एंड में भी बता दूंगी। आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। 10 सितंबर से है। देखो, क्योंकि जो BFHS का पेपर है अब थोड़ा डिले जा रहा है, इसीलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट की है। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मैम ऑनलाइन क्लासेस। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अब अपने एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस्ड रहो, उनके MCQs करो। सो MCQ बैच भी है, अगर आपको MCQ बैच ज्वाइन करना है जिसमें मैं चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज MCQs विद आंसर एंड रैशनल डाउट क्लासेस के साथ कराने जा रही हूँ। सो आप वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई ऑनलाइन बैच नहीं चाहिए तो वो MCQs भी ले सकता है जो कि नोट्स हैं। सो नेक्स्ट है ए प्राइमरी Gravida client baseline blood pressure at her initial visit 12-week gestation was 110/70 mm of Hg. During an assessment at 38-week gestation, which of the following data would indicate mild preeclampsia? So pre-eclampsia, obviously gestational diabetes and gestational hypertension is also important topic. So देखो क्या है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है 12th वीक पे, उसकी गेस्टेशन पे हमने चेक किया कि 110 से 70 mm ऑफ Hg जो है उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है। तो 38th वीक में ऐसी कौन सी इंडिकेशन होगी जिससे हमें पता चलेगा जो पेशेंट है वो प्री एक्लैम्पशिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, माइल्ड प्री एक्लैम्पशिया है। और प्री एक्लैम्पशिया याद रखना ऑलवेज जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। उसकी जो शुरुआत है वो सेकेंड वीक ऑफ ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। सो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व कर जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लास्ट वीक में उसके स्वेलिंग देखने को मिल रही है हैंड एंड फीट्स में। सो इट्स वेरी नॉर्मल, बट अगर वहाँ पे लिखा है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, दैट यू नो दैट इट इज़ अ साइन एंड सिम्टम ऑफ प्री एक्लैम्पशिया। सो ऐसी कौन सी इंडिकेशन है 38 वीक पे जो देखने को मिलेगी? ब्लड प्रेशर 160/110 mm of Hg, 2 separate occasion, proteinuria more than 5 gram in 24 hours, serum creatinine concentration of 1.4 ml per deciliter, weight gain of 2 lb in a last week. सो देखो लास्ट वीक में वेट गेन जो कि हो रहा है 2 lb,
दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ माइल्ड प्री एक्लैम्शिया, ठीक है, विच इज नियर बाय 0.9 kg, ठीक है। लास्ट वीक में एकदम से 1 kg वेट बढ़ना, जो कि हमने पढ़ा है कि 3 ट्राइमेस्टर्स में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से वेट गेन होता है, एक ट्राइमेस्टर में अलग, एक ट्राइमेस्टर में इतना kg, एक ट्राइमेस्टर में, बट एक वीक में 1 kg इंक्रीज हो रहा है, देयर इज अ चांसेस कि मदर इज गोइंग फॉर अ माइल्ड प्री एक्लैम्शिया रेंज। सो दिस इज एन एबनॉर्मल फाइंडिंग एंड इट इज एसोसिएटेड विद द प्री एक्लैम्शिया। ट्रिकी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अगर एक्लैम्शिया और आपने स्टेजेस ऑफ ट्राइमेस्टर्स ऑफ द लेबर में कितना वेट गेन होता है आपको पता है तो आप सॉल्व कर जाते हैं। नेक्स्ट है, when preparing a multigravida client at 34 weeks gestation experiencing preterm labor for a shake test performed an amniotic fluid, the nurse would instruct the client that this test is done to evaluate the maturity of which of the following fetal symptom. आई एम श्योर कि शेक टेस्ट के बारे में बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि जो शेक टेस्ट है ये क्यों किया जाता है। प्री टर्म लेबर वाली एक मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट है, 34 वीक ऑफ गेस्टेशन में है, प्री टर्म लेबर में है और उसका एमनियोटिक फ्लूइड का शेक टेस्ट किया जा रहा है। जो क्लाइंट है उसको हम क्या बताएंगे कि शेक टेस्ट होता क्या है। इसमें क्या होता है याद रखना, ये हम देखते हैं कि मेच्योरिटी ऑफ द लंग्स जो फीटस की है कितनी हुई है, ठीक है। क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट की फॉर्म को मिक्स करते हैं इथेनॉल से, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर प्रॉपर मेच्योरिटी हो गई है तो वो जो फॉर्म है बिल्कुल स्टेबल बनेगी और मोर देन स्टेबल बनेगी, ठीक है। बट इफ़ इट इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है, दैट मीन्स जो सर्फेक्टेंट है लंग मेच्योरिटी नहीं हुई है, लेथिंजिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो जो है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है और जो इन्फेंट का लंग्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। सो आपको इन सब चीज़ों से पता चल गया होगा कि अगर हम किसी का परफॉर्म कर रहे हैं शेक टेस्ट तो वो किस चीज़ के बारे में बताएगा फीटल के, दैट इज़ पल्मनरी। इसमें बाकी भी लिखे हुए हैं बट ये किस चीज़ के बारे में बताएगा, पल्मनरी। इसमें हम क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट की फॉर्म को मिक्स करते हैं विद द इथेनॉल और उसकी फॉर्म अगर स्टेबल बनती है दैट मीन्स इट इज़ फाइन, लंग मेच्योर हैं, और अगर नहीं बनती दैट इज़ लंग इमेच्योरिटी ऑफ द इन्फेंट की तरफ वो पॉइंट आउट करता है। सो देखो, ऐसा छोटा छोटा टॉपिक अपना बेसिक क्लियर करो आप, ठीक है। ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि कल ही मैंने एक बच्चे को, मेरा जो ऑफलाइन बैच चलता है उसमें पूछा था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें तो क्लासेस में इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सो इन एक एक दो नंबर में आप जीएमसी पीजीएच जो है, पीजीआई जो स्टाफ नर्स की पोस्टें होती हैं वो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को पकड़ती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड एट 30 वीक गेस्टेशन विद कन्फाइंड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड नो एविडेंस ऑफ लेबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट द फिजिशियन टू ऑर्डर। तो एक प्लान ऑफ केयर नर्स कर रही है, मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट है, हॉस्पिटलाइज्ड हुई है 36 वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन में, ठीक है। उसकी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई है बट उसकी लेबर का कोई एविडेंस नहीं है, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो नर्स जो है फिजिशियन टू ऑर्डर नर्स को कहेगा, फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन करे वो, इंटरवेंशन ऑक्सीटोसिन, वजाइनल कल्चर फॉर नेसेरिया गोनोरिया, सोनोग्राम फॉर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इंडेक्स। सो आई नो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि 36 वीक्स है यार, उसको तो हम ऑक्सीटोसिन दे देंगे या फिर उसकी सर्वाइकल डायलिटेशन करेंगे, नो। ऑलवेज याद रखना, जब भी किसी को रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है देन देयर इज़ अ चांसेस ऑफ अ इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, ठीक है। उसको इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है जो कि फीटस को प्रॉब्लम में डाल सकता है। जो फिजिशियन है वो उसको कहेगा कि इसका वजाइनल कल्चर दो फॉर नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। मे बी उसको जो है इन्फेक्शन की वजह से ही रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हुआ है या फिर उसका ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। जो फिजिशियन है वो नर्स को ये चीज़ ऑर्डर करेगा। देखो, क्वेश्चंस आपको तभी क्लियर होंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। आई नो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा आपको वो हुआ होगा कि कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 12-year-old client with the asthma is receiving IV hydrocortisone, ampicillin and theophylline. The client vomits after breakfast and lunch, is very irritable and has a heart rate of 120 beats per minute. The nurse should 12 साल का एक क्लाइंट है, अस्थमा है और उसे हाइड्रोकोर्टिसोन, एम्पिसिलिन एंड थियोफाइलिन चल रही है और वो लंच और ब्रेकफास्ट के बाद वॉमिट
करता है वेरी, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, और उसका हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट। अब आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि इन तीनों में से कौन सी जो मेडिसिन है उसका ये टॉक्सिसिटी हो रही है। ऑफर स्मॉल अमाउंट ऑफ clear liquid, inform the primary health care that the child is having an allergic reaction to the ampicillin, hold the next dose of theophylline and inform the primary health care provider of the vomiting, administer oxygen to decrease the heart rate। So देखो, आपको पता होना चाहिए इन तीनों में से साइड इफेक्ट, आपको यू शुड नो अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन ड्रग्स जिसके बारे में बार बार BFUHS मांगता है। BFUHS की इंपॉर्टेंट ड्रग्स, तो उसमें आती है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या है? एक, ठीक है, थियोफाइलिन आपको पता होना चाहिए क्या है, एक ड्रग, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ब्रोंकोडाइलेटर्स, जो कि हेल्प करता है कि जो थियोफाइलिन्स होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स है, स्टासिस हो रखा है उनमें, म्यूकस कंजक्शन हो रखा है, उसको इम्प्रूव करे। सो हम क्या करेंगे, जो आपको ये भी बताना चाहिए, लिख लो, थियोफाइलिन का जो नॉर्मल लेवल होता है दैट इज़ 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। सो इसके हिसाब से हम इसे देते हैं। सो हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे जो नेक्स्ट डोज है, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वॉमिटिंग के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। सो दिस इज एन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन। Next, a 12-year-old with the asthma wants to exercise. Which of the following activity should the nurse suggest to improve her breathing? So अगर कोई 12 years old child है, उसको अस्थमा है, एक्सरसाइज करना चाहता है, तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो नर्स सजेस्ट करेगी ताकि उसकी ब्रीदिंग इम्प्रूव हो पाए? सॉकर, स्विमिंग, ट्रैक एंड जिमनास्टिक। सो जो स्विमिंग होती है ये क्या करती है, आपने देखा होगा अगर आप में से किसी ने स्विमिंग की है, आपका ब्रीदिंग पे कंट्रोल इंक्रीज करती है। आप कंट्रोल करते हो ना अपनी ब्रीदिंग को, अब रुकना है, अब सांस लेना है ऊपर आके। इट इन्हांस योर लंग फंक्शन। सो जो स्विमिंग है इट विल हेल्प द अस्थमा पेशेंट। सो हम जो नर्स है वो ये सजेस्ट करेगी टू द पेशेंट ऑफ अस्थमा ताकि वो अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं आपको एक बार अपना जो पूरा बैच है, बिकॉज BFUHS वाले बच्चे लिटिल इस टाइम एग्जॉस्टेड है कि पेपर नहीं हो रहा, वो दिखा देती हूँ। रहने वाले हैं फर्स्ट बैच में आपको ये सब मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का क्लास होगा ऑनलाइन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्लास होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्लास होगा, MCQs बताए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ रखी जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन एंड डाउट क्लासेस, प्लस नोट्स भी आपको सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप अपना बेसिक फ्रॉम A स्टार्ट करना चाहते हैं, ABC पूरी करना चाहते हैं बेसिक से। सेकेंड पैक में आपको ऑनलाइन क्लासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मिलेंगी विद फुल एक्सप्लेनेशन, MCQs भी करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट क्लासेस एंड फुल एक्सप्लेनेशन ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको, प्लस नोट्स मिलेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर किसी को है मुझे बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है BFUHS ओरिएंटेड, सो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड में है हमारे पास MCQ प्रिपरेशन की जाएगी विद आंसर रैशनल, टेस्ट सीरीज देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे, प्लस आपको नोट्स सारे प्रोवाइड हो जाएंगे थर्ड बैच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है अगर किसी को MCQs ही ज़्यादा करने हैं। एंड फोर्थ है नोट्स ओनली बैच, जो कि सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी नोट्स अलग से दिए जाएंगे एंड आपको हर एक सब्जेक्ट के भी नोट्स दिए जाएंगे with golden key pointers and previous year paper, PDFs of MCQs, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस नोट्स। तो ये 4 पैक्स हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है कोई भी बैच तो 10 सितंबर से जो है वो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हर एक बैच की अपनी एक क्वालिटी है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं कि इस चीज़ को आपको फोकस करना है, बिकॉज वैकेंसीज अब बल्क में आ रही है, तो प्रिपरेशन भी अच्छे से करिए क्योंकि हर एक बच्चा जी जान लगा के पढ़ रहा है। सो आप मेरे को कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है अगर आप यूज़ करते हैं ये सारे बैचेस का। और अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, तो मैं यहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, इन ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड डू वेल इन योर स्टडीज।